मॉर्निंग क्लास। तो बेटा कल हम लोगों ने अपना पार्ट 12 घर्षण स्टार्ट किया था। हम लोगों ने देखा था घर्षण क्या होता है। जो बल को रोकने के लिए जो बल लगता है, जैसे हम लोग फोर्स जो लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए जो बल लगता है वो था हमारा घर्षण बल। आज हम लोग उसके बारे में और जानेंगे, घर्षण के प्रकार जानेंगे और हम लोग पढ़ेंगे घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। तो दो पृष्ठ में क्या होती है बेटा, बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती है, बहुत सारी अनियमितताएं होती है जो नियम से नहीं होती हैं। कुछ चिकने फर्श होते हैं जिनमें भी बहुत सारी अनियमितताएं पाई जाती हैं। जैसे टेबल होती है, हमारी मेज होती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं। वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती है, वो बिल्कुल चपटी नहीं होती है, चिकनी नहीं होती है, उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं पाई जाती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं। इसमें देखिए आपके बुक में फिगर बना हुआ है, टेबल के ऊपर एक मेज के ऊपर एक किताब रखी हुई है। देखिए एक मेज के ऊपर एक किताब रखी हुई है और ये किताब और ये जो दी गई है ये बेटा किताब, पुस्तक और मेज के बीच की अनियमितताएं हैं। अब दोनों आपको लगती तो बिल्कुल चिकनी है, लेकिन हर चिकनी फर्श में भी कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। यही दोनों जो पृष्ठों की अनियमितताएं होती हैं वो एक दूसरे के अंदर क्या होती है बेटा, धंस जाती हैं। अब अगर हम लोग उसके ऊपर से और बल लगाएंगे तो क्या उसको, जैसे हम लोग ने एक पुस्तक मेज में रखी और उसमें हम लोग और बहुत ज्यादा बल ऐसे खूब टाइट से पकड़ रहे हैं उसको, तो क्या हम लोग उसको हिला पाएंगे या उसको हम लोग खींच पाएंगे? तो हम लोग को उसको खींचने में बहुत दिक्कत होगी, हम लोग को कठिनाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो अनियमितताएं हैं वो आपस में एक दूसरे के आपस में और ज्यादा धंस जाएंगी, इसलिए हम लोग को उसको खींचने में क्या होगी, कठिनाई होगी। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हम इसे बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे हम लोग ने इसके ऊपर ऐसे हाथ रख लिया, फिर हम लोग उसको खींचेंगे तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, कुछ बल लगाना पड़ेगा। खुरखुदरे पृष्ठों की अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं और जो चीज खुरखुदरी होती है, ऊपर नीचे होती है, अब जैसे कोई टेबल है उसमें वो बहुत खुदखुदी है, जब टूट जाती है टेबल तो क्या होते हैं, छेद हो जाते हैं। उसके ऊपर हम लोग ने पुस्तक रखी तो उसमें क्या होगी, अनियमितताएं और ज्यादा बनेंगी। तो खुदखुदरे पृष्ठ में जो होती हैं चिकने फर्श की अपेक्षा अनियमितताएं ज्यादा होती हैं। अतः यदि पृष्ठ रूक्ष है तो घर्षण बल अधिक होगा। अगर पृष्ठ जो हमारा है वो रूक्ष है, इर्रेगुलर है, तो उसमें अनियमितताएं भी ज्यादा होंगी और घर्षण बल भी ज्यादा होगा। तो हमने क्या सीखा, हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतबंधन के कारण घर्षण होता है। दो पृष्ठ के में जो अनियमितताएं होती हैं बेटा, जो इरेगुलरिटीज होती है, उनके ही कारण क्या होता है, हमारा घर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि चटाई है, एक चटाई पड़ी है, उसको अगर बिना उसमें कोई बैठा नहीं है तो उसको खींचना है तो बहुत आसान होगा, हम लोग आसानी से उसे खींच लेंगे। लेकिन अगर उसमें हम लोग 4-5 लोग को बैठा दे फिर उसे खींचे तो बेटा जो हमारा घर्षण होगा वो बढ़ जाएगा। जब उसमें बल पड़ रहा है तो घर्षण हमारा बढ़ रहा है, तो उसे खींचने में हमें क्या होगी, बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि उसमें घर्षण क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई नहीं बैठा है तो घर्षण क्या होगा, घट जाएगा और हम लोग उसको आराम से खींच पाएंगे। उसके बाद आपने अपने अनुभव को याद कीजिए। जब पिछली बार आपने भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे खिसकाया था, तो आपने पिछली बार जो बल तथा दाब में था उसमें क्या किया था, आपने भारी बॉक्स को आप क्या कर रहे थे, धक्का मार के दूसरे स्थान में ले जा रहे थे। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। और अगर आप लोगों ने वैसा नहीं किया तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी क्रियाकलाप करेंगे, दूसरी एक्टिविटी करेंगे। अब आप खुद सोच के बताइए, कोई चीज एकदम विराम अवस्था में रुकी हुई हो तो उसको धक्का, जैसे कोई एक बॉक्स हो बिल्कुल रुका हुआ हो तो उसको धक्का मार के आगे खिसकाने में दिक्कत होगी, या वो खिसका के कोई उसको ला रहा है तो उसमें गति लगाने में, जब वो गति नहीं है तो उसमें थोड़ी सी और गति लगाएंगे तो और तेज होने लगेगा। लेकिन अगर कोई चीज विराम अवस्था में है बेटा, रुकी हुई है, तो उसमें हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, अपना बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। किसकी अपेक्षा, जो चीज गति में है उसमें गति लगाने के लिए उसमें अपना बल हम लोग को कम लगाना पड़ेगा। तो इससे आप क्या समझे, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ कराने की स्थिति में घर्षण को पार लगाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की बल का माप होता है। अब हम लोग कौन सा घर्षण पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमारा है स्थैतिक घर्षण। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है बेटा, रुकी हुई है कोई वस्तु, कोई एक हमने बॉक्स रखा है वो रुका हुआ है, वो बहुत भारी बॉक्स है,
फिर जब हम लोग उसमें बल लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। उस वस्तु में जो हम लोग बल लगा रहे हैं, जो इस विराम अवस्था में, उसमें जो हम लोग बल लगाएंगे तो वो बेटा हमारा होगा स्थैतिक घर्षण। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम अवस्था से गति प्रारंभ कराने की स्थिति में घर्षण पर पार लगाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण होता है। समझे बेटा? जो कोई वस्तु है जो विराम अवस्था में है, फिर जब उसको गति प्रारंभ कराने के लिए हम लोग जो बल लगाएंगे वो बेटा हमारा होगा घर्षण बल, अरे स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, अब उसके बाद सर्पी घर्षण क्या होता है? तो बेटा अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि किसी विराम वस्तु को गति कराने में हम लोग को बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई चीज़ पहले से ही गति में है, वो पहले से ही थोड़ी गति में है, उसको गति कराने में हम लोग को आसानी होगी। तो बेटा सर्पी घर्षण क्या होता है? इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसको बोलते हैं हम लोग सर्पी घर्षण। कोई वस्तु जो है बेटा हमारे जैसे वही भारी बक्सा है जिसमें हम लोग कोई उसमें बल लगाते हुए आ रहा है, तो उसमें अब अगर हम लोग बल लगाएंगे तो हम लोग को थोड़ा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ जो है, वो वस्तु जो है वो पहले से ही गति में है। तो बेटा वो जो हम लोग बाद में जब गतिशील वस्तु को गति कराने के लिए हम लोग बल लगा रहे हैं वो है हमारा सर्पी घर्षण। और स्थैतिक घर्षण क्या था? विराम स्थान में, जो विराम अवस्था में जो वस्तु है उसको गति कराने के लिए अगर हम लोग बल लगा रहे हैं तो स्थैतिक घर्षण में आएगा। और जो गतिशील में है, कोई वस्तु गति में है, उसको गतिशील बनाने के लिए अगर हम लोग बल लगा रहे हैं तो वो बेटा हमारा आ जाएगा सर्पी घर्षण में। तो हम लोग ने घर्षण के दो प्रकार पढ़े, स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। तो शायद आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे। जब बॉक्स सरकाना आरंभ कर देते हैं तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श से संपर्क बिंदुओं में फंस जाए। तो बेटा ऐसा क्यों होता है? हम लोग ने अभी पढ़ा था घर्षण क्या होता है? अनियमितताओं के कारण लगता है। अब कोई चीज़ को हम सरकाते हुए ला रहे हैं, कोई चीज़ गति में है, तो वो क्या होगी? वो अनियमितताएं नहीं बना पाएगी, वो उस चीज़ में अपना धस नहीं पाएगी। तो अनियमितताएं नहीं बनेंगी तो घर्षण कम लगेगा और हम लोग बल से उसको ज़्यादा तेज खिसका पाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, तो उसमें क्या है? अनियमितताएं ज़्यादा है, और अनियमितताएं ज़्यादा है तो बेटा क्या है? हमारा घर्षण बल भी ज़्यादा होगा। समझ पाए आप लोग? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। घर्षण की कुछ खराब इफेक्ट भी है, वो हानिकारक भी है लेकिन अनिवार्य भी है। अगर घर्षण नहीं होगा तो बेटा बहुत चीज़ें हम लोग की नहीं हो पाएंगी। अब अपने कुछ अनुभव को याद कीजिए। किसी कांच के ग्लास में अथवा कुल्हड़ में किसे पकड़ने में आसानी होती है? बेटा आप लोग ने कांच के ग्लास में भी कुछ पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक्स पिए होंगे, और आपने कुल्हड़ में चाय भी पी होगी। सभी लोग ने देखा है कुल्हड़ कैसे होते हैं, मिट्टी के होते हैं। तो बेटा आपको कुल्हड़ पकड़ने में आसानी होती है कि ग्लास पकड़ने में आसानी होती है? ग्लास क्या होता है बेटा? कांच का जो ग्लास होता है वो बहुत चिकना होता है। मान लीजिए किसी ग्लास की बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकड़ने वाला तेल की परत लगी हुई है। अब सोचिए अगर उसी ग्लास में हम लोग ने क्या किया, किसी ने उसको, हम लोग को, जैसे हम लोग ने पानी मांगा किसी से और वो मम्मी हमारी खाना बना रही हैं, उनके हाथ में तेल लगा हुआ था और उन्होंने हमारे कांच का ग्लास तेल वाले हाथों से छू के हमें दिया, तो क्या हुआ? जो कांच का ग्लास था उसमें भी तेल लग गया। तो क्या होगा? जब हम लोग उस ग्लास को पकड़ेंगे तो वो हम लोग के हाथ से सरक जाएगा और गिर जाएगा वो। तो कांच का ग्लास पकड़ने में हम लोग को क्या होगी? कठिनाई होगी अगर उसमें तेल लगाओ या फिर कोई भी चिकनी वस्तु लगी हो। यदि घर्षण ना हो तो क्या आप इस ग्लास को पकड़ रखने में संभव हो पाएंगे? अगर घर्षण ना हो तो बेटा आपने देखा बल को रोकने के लिए जो बल लगता है वही होता है हमारा घर्षण। अगर घर्षण ना हो तो क्या हम लोग ग्लास पकड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे। हम लोग का ग्लास क्या होगा? जो हम लोग का कुल्हड़ या ग्लास क्या होगा? गिर जाएगा अगर घर्षण बल ना हो। तो हम लोग ने देखा कांच का जो ग्लास होता है वो चिकना होता है तो बहुत जल्दी रपट जाता है और गिर जाता है, लेकिन जो कुल्हड़ होता है वो मिट्टी का बना होता है, उसको हम लोग आसानी से क्या कर पाते हैं? पकड़ पाते हैं। या भी याद कीजिए कि मार्बल में गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली चिकनी जगह पर चलना कितना कठिन होता है। अगर मार्बल जैसे किसके पत्थर लगे होते हैं, मार्बल्स लगे होते हैं जमीन में, उसमें अगर पानी पड़ा होता है तो आप कितनी जल्दी गिर जाते हैं ना, रपट के गिर जाते हैं। या फिर आप भाग रहे होते हैं, आपने हील्स वगैरह पहने होते हैं तो आप रपट के गिर जाते हैं। या फिर कोई कीचड़ वाली जगह होती है तो वहाँ पे क्या होता है? हम लोग बहुत जल्दी गिर जाते हैं, क्योंकि चिकनी जगह में हम लोगों ने पढ़ा था घर्षण क्या होता है? कम होता है, और जो खुदखुदरी जगह होते हैं वहाँ पे हमारा घर्षण बल ज़्यादा होता है। यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से लिख भी नहीं सकते हैं। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे चौक से लिखा,
लेकिन ये इसमें क्यों रह रहा है, घर्षण इसमें जो चौक है वो इसमें क्यों चिपक रही है, क्योंकि बेटा यहाँ पे घर्षण है। अगर घर्षण नहीं होगा तो ये चौक पूरी क्या होगी, उसमें रहेगी नहीं, वो पूरी नीचे आ जाएगी। जैसे आप पेन से लिखते हैं अपनी कॉपी में, तो अगर घर्षण नहीं होगा तो हम लोग लिख भी नहीं पाएंगे, ना हम लोग ब्लैक बोर्ड में लिख पाएंगे, ना कॉपी में लिख पाएंगे। तो ये लिखना संभव तभी है जब यहाँ पे घर्षण बल होगा। जब आपके शिक्षक चौक से श्याम पट्ट में लिखते हैं तो श्याम पट्ट का रूक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक को कुछ कणों को उतार देता है। जब हम लोग जैसे इसमें चौक में लिखते हैं तो आप लोग देखते होंगे ये सब नीचे क्या है, जब हम लोग लिखते हैं तो कुछ कुछ जो चौक होती है वो नीचे भी आ जाती है। तो ये क्या होता है, श्याम पट्ट से कुछ चौक जो होती है, श्याम पट्ट होता है हमारा ब्लैक बोर्ड, उससे नीचे भी आ जाती है। यदि सड़क तथा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण ना होता तो उन वाहनों को गति आरंभ की जा सकती थी और ना ही उन्हें रोका जा सकता था। और बेटा अगर घर्षण बल ना होता तो जैसे आपने देखा था ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, जैसे ही रेड लाइट होती है तो हमारी कार, साइकिल, बाइक क्या होता है, सब कुछ रुकने लगता है। लेकिन अगर घर्षण बल ना होता तो वो चीजें को रोकना क्या होता, असंभव होता। हम उन चीजों को बिल्कुल नहीं रोक पाते, क्योंकि घर्षण बल होता नहीं तो हम लोग गति एक बार प्रारंभ हो जाती तो गति से चलती ही रहती, वो रुकती ही नहीं, क्योंकि बल के अपोजिट विपरीत दिशा में जो लग रहा है वो हमारा क्या है, घर्षण। तो अगर कोई गतिशील चीज को कोई रोक रहा है तो वो हमारा घर्षण है, और अगर घर्षण ही नहीं होगा तो कोई चीज चलना स्टार्ट करेगी, वो चलती ही चली जाएगी, वो रुकेगी ही नहीं। जब कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। यदि वहां घर्षण ना हो, आप दीवार में कील नहीं ठोक पाएंगे। अगर आपको दीवार में कील ठोकनी है तो कील क्या होगी, उसमें घर्षण की वजह से रुक जाती है। लेकिन अगर घर्षण नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, दीवार में कील नहीं ठोक पाएंगे। इसलिए आपका घर्षण जो है आपको लिखने के लिए, कील ठोकने के लिए, अपने वाहनों को रोकने के लिए क्या है, अनिवार्य है। लेकिन घर्षण में हम लोग ने देखा हानिकारक भी है, तो हानिकारक जो है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। तो बेटा घर्षण बल के ही कारण जो आपके शूज होते हैं, जब आप लोग ज्यादा चलते हैं, जो जूते होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, घिस जाते हैं। वो किसके कारण होता है, घर्षण बल के कारण वो घिस जाते हैं। जो पेच होते हैं, बॉल बेयरिंग होती है, अथवा जूतों के सील जो होते हैं वो बेटा सब घिसने लगते हैं। आपने रेलवे स्टेशन और पैदल उपयोगों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ भी देखी होंगी। जैसे जो हम लोग पैदल चलते हैं वहाँ पे क्या हो जाती है, जो सीढ़ियाँ होती हैं घिस जाती हैं। आप लोग कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा जो वहाँ की पट्टियाँ होती है, पटरियाँ होती है जिसमें ट्रेन चलती है, वो भी क्या होती है, कुछ समय बाद घिसने लगती है। ये सब भी किसकी वजह से होता है, तो इसमें कहीं कहीं हमारा जो घर्षण बल है वो हानिकारक भी है लेकिन अनिवार्य भी है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो चीजें रुकेंगी ही नहीं, तो वो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, बेकार हो जाएगा। हम लोग लिख नहीं पाएंगे तो वो चीज हम लोग के लिए बहुत गलत हो जाएगी, लेकिन हानिकारक है। क्योंकि हम लोग अब देखो, जब आप माचिस की तीली को किसी सूक्ष्म परत पर रगड़ते हैं तो वो आग पकड़ लेती है। तो माचिस की तीली क्या करती है, आग पकड़ लेती है। आपने देखा होगा विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट पर चलाने पर वो गर्म हो जाता है। तो चीजें गर्म किसकी वजह से होती है, जब बहुत देर वो चलने लगता है। हमारा जो मिक्सर होता है जिसमें हम लोग मम्मी लोग मसाला पीसती हैं, तो जब वो कुछ देर चलता है तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। और बेटा गर्म क्यों होता है, क्योंकि जो मिक्सर होता है उसमें घर्षण लगता है, इसलिए वो क्या होता है, गर्म होता है। तो चीजें गर्म होती है, एक घर्षण की वजह से होता है। तो यहाँ पे कुछ चीजों में हानिकारक भी है। आप ऐसे बहुत उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो घर्षण के द्वारा बेटा क्या उत्पन्न होती है, उन बहुत सारे उदाहरण जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण बल लगता है और ऊष्मा, गर्मी उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो बेटा जब हम लोग किसी चीज को, कोई मशीन चलाते हैं तो घर्षण के द्वारा क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा, और उसकी वजह से काफी बार जो ऊर्जा होती है, उसकी अत्यधिक ऊर्जा जो होती है बेटा, वो क्या होती है, नष्ट होती चली जाती है। तो यही कुछ कारण है कि घर्षण हमारा हानिकारक भी है लेकिन अनिवार्य भी है। तो आज हम लोगों ने बेटा पढ़ा है घर्षण के दो प्रकार, स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। स्थैतिक घर्षण बेटा था हमारा, अगर विराम अवस्था से हम लोग को किसी वस्तु को गति कराना है तो वहां पे हमारा स्थैतिक घर्षण लगेगा। और कोई चीज ऑलरेडी गतिशील में है, गति में है, उसको गतिशील कराने के लिए हमारा सर्पी घर्षण लगेगा। और घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।